बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानब से और वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोल की बचत करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं। यानी कि अगर बात करें पुलिस के हवाले से, पंजाब पुलिस के हवाले से, तो इनकी गैर ज़रूरी सरकारी खाने इफ्तारियाँ, ख़ास तौर पर माह रमज़ान में इफ्तारियाँ की जाती हैं, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल इस्तेमाल के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। और इसके साथ साथ इससे पहले भी हम खबर दे चुके हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, लेकिन आज पंजाब पुलिस की सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल का कोटा 50% जो है वो कर दिया गया है, यानी इसमें भी कमी की गई है। इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस की जानब से वफाकी हुकूमत की हिदायत के ऊपर वहाँ पर भी जो कुछ स्पीड का रद्दोबदल किया गया। जब आप मोटरवे के ऊपर जाएंगे, किस स्पीड के ऊपर जाना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक नया कोई आज उनका प्रेस रिलीज उनकी जारी हुई है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। और उसके अलावा जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से पंजाब में असला कल्चर को कम करने के लिए इसके ऊपर भी इकदाम करने का कहा गया। सबसे पहले जो है वो इस मामले के ऊपर बात कर लेते हैं कि पंजाब पुलिस के अफसरान हों या उनके एहलकार हों, उनकी मौजें क्या ख़त्म कर दी गई हैं, कोई मरासला हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जी सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहद रिजवी साहब, वेलकम कहते हैं जी आपको। और माहिर कानून सफदर शहीन पीरज़ादा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं जी। डॉक्टर अली अजमल माहिर नफ्सियात, वेलकम डॉक्टर साहब आपको भी। और माहिर कानून राव खालिद अहमद खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं जी। सबसे पहले बताइएगा डॉक्टर शाहद रिजवी साहब, ये क्या मरासला है जी जो 50% जो है कोटा कर दिया गया है? कोई डिडक्शन की है पेट्रोल के बजट में? जी मियां साहब, आपको पता है कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जो है जंग जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर भी जो है बड़े असरात पड़े हैं कि पेट्रोल की किल्लत का खदशा है कि पेट्रोल कहीं हमारे मुल्क पर जो है ख़त्म ना हो जाए। दूसरी जानब आपको पता है कि चंद रोज़ कबल हुकूमत ने जो है, जब ये जंग लगी थी, इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तो 55 रुपये लीटर जो है पेट्रोल इसकी कीमत बढ़ाई थी, जिसके बाद जो है हुकूमत ख़जाने पर भी जो है ये बोझ पड़ा था कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो पुलिस की हैं या दीगर डिपार्टमेंट्स की हैं, इनको जो है पेट्रोल जो है अफसरान हैं जो मुख्तलिफ मतलब ग्रेड 17 का अफसर है, उसको मुख्तलिफ रेट पे पेट्रोल दिया जाता है। और गाड़ी भी इसी तरह 18, 19, 20, 21, 22 जो है इनको अलग-अलग कैटेगरीज में जो है पेट्रोल दिया जाता है। अगर बात करें हम ग्रेड 22 का अफसर, जिसमें IG पंजाब भी आता है, मुख्तलिफ महकमों के DG हैं या सेक्रेटरी हैं, इनको गाड़ी के लिए अनलिमिटेड पेट्रोल मिलता है। एक गाड़ी के लिए अनलिमिटेड पेट्रोल अब नहीं मिलेगा। अब वो जो है चाहे 1000 लीटर हो जाए, चाहे 2000 लीटर या 10,000 लीटर, वो अनलिमिटेड होता है। अब ये जो है इनको 50% इस पर जो है कट लग गया है कि अगर किसी के पास एक गाड़ी का 1000 लीटर था तो उसको अब 500 लीटर मिलेगा, वो उसका। ठीक है, अच्छा मोटरवे पुलिस का भी बता दें मरासला। जी बिल्कुल, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है मोटरवे पुलिस की अगर हम बात करें, क्या किस स्पीड पे गाड़ी चलानी है? उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो है ये जारी की हैं कि अब मोटरवे पे जो है 120 की बजाय जो है 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ये कौन सी गाड़ी है? ये छोटी और बड़ी गाड़ियां जो हैं ये चलेंगी। 100 भी स्पीड है वो किसकी? बिल्कुल ऐसी ही है। ये मैं आपको बताऊं कि इनका कहना है कि अगर जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, LTV जिसको कहा जाता है, इसकी 120 किलोमीटर फी घंटा से रफ्तार कम करके 100 किलोमीटर की गई है, जिससे ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की बचत होगी, पेट्रोल कम खर्च करेगी। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा पेट्रोल जाएगा। इसी तरह अगर एक्टिव PSV गाड़ियों की बात करें तो इनकी 110 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार को कम करके। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि ये असले का जो मामला है, गैर कानूनी असलह रखने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की है, तो ये CCD की जिम्मेदारी दी है, ये क्या है? मियां साहब, ये भी जो है CCD आपको पता बड़ी ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का इन पे फोकस है और इनको जदीद जो है बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी इकदाम किए हैं। और ये कहते हैं कि CCD जो है बड़ी कामयाबी से अपना अहदाफ पूरे कर रहे हैं। तो इनको ये भी एक नया टास्क दिया है कि शहर को असले से पाक करना है। ये CCD अब जो है नाजायज ये भी एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इनको बिल्कुल ठीक है, आपको पता है कोई डकैती हो, कत्ल हो, उसमें ये नाजायज असला। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। सफदर शहीन पीरज़ादा साहब, ये 3-4 स्टेप लिए हैं पंजाब हुकूमत ने एज वेल एज फेडरल हुकूमत ने, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल के वाले से उन्होंने इकदाम लिए हैं, स्टेप्स लिए कि इसकी बचत हो, तो क्या कहेंगे? आपका क्या तजज़िया है इसके ऊपर? थैंक यू मियां साहब। मेरे ख्याल में ये स्टेप्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये देखना ये है कि ये सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक होते हैं या अमरन पे अमल किया जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे अमल होना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पे कि ग्रेड 22 का जो पहले पेट्रोल था वो अनलिमिटेड था, तो अब वो लिमिटेड क्या किया, 50% क्या किया कि जिसकी लिमिट का कोई पता नहीं, तो उस पर अब 50% कैसे करेंगे? नंबर 1। दूसरा, जो आपने कहा कि असला का,
तो सीसीडी पे तो देखिए ऑलरेडी बहुत सारी उंगलियां हैं, तो सीसीडी जो है ये नहीं, एक ही लेकिन अब पैटर्न पे वज़ीर-ए-आला काम कर पंजाब रही या है, पंजाब एक ही हुकूमत की बात एफआईआर है। करें पीरज़ादा साहब, तो ये फेवरेट है महकमा उनका, सीसीडी के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी बहुत अच्छी कारकर्दगी है सीसीडी की। अच्छी कारकर्दगी है तो फिर तो बाकी सारा जुडिशियल सिस्टम खत्म कर दें, फिर उसी को रखने की क्या जरूरत है? बंदा को पकड़ने की, उसका ट्रायल करने की। पूरी दुनिया जो है ना आप पे जो है ना उंगलियां कस रही है। हर घर में जो है ना वो जिस बंदे का भी पकड़ते हैं उसको गोली मार देते हैं, और एक ही पैटर्न है, एक ही तरीकेकार है, और ये हर बंदे को पता है। ये सारा जो है ना मावरा अदालत जो है ना ये कत्ल कर रहे हैं, ये किसी को ट्रायल नहीं करने दे रहे। तो अगर यही करना है तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है? इतना बड़ा सेटअप है, इतना खर्चा है, इतना कुछ करना पड़ता है, इतने जजेज की तनख्वाहें हैं, जजेज के साथ इतने इतने बंदे हैं, और इतने इतने मुलाजमीन है, इतना इतना स्टाफ है, और जुडिशियल सेटअप जो है वो इतना बड़ा है। तो पूरी दुनिया पागल है, सिर्फ उसको पंजाब से सीखना चाहिए। तो इधर पे तो सारा कुछ खत्म कर देना। लेकिन एक पीरज़ादा कानून साहब का साथ मेरा एक कानून सवाल एक ये है कि जो पंजाब पुलिस या दूसरी दूसरी पुलिस जो मुख्तलिफ जिस तरह ये काम कर रही है, तो क्या वो ये काम नहीं कर सकते? अगर असले की बात करें, असला गैर कानूनी असला रखने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ मुहिम भी जो जारी रखनी है वो सीसीडी ने रखनी है, तो बाकी पुलिस जो है वो उसका फिर क्या काम है? सीसीडी तो देखें कि टेम्पररी क्रिएशन है। ये गवर्नमेंट जाने के बाद नोट कर लें, ये रख लें कि आज गवर्नमेंट जाने के बाद इसकी एग्जिस्टेंस बड़ी मुश्किल होगी, ये खत्म हो जाएगी। जो पुलिस है उसी को ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर पुलिस में करप्शन है, पुलिस में जो है ना वो काम करने वाले लोग नहीं है, हर धर्मी है, या पुलिस में ट्रेंड लोग नहीं है, तो उनको उस डेफिशिएंसी को दूर करें, उस कमी को दूर करें, बजाय इसके कि नए महकमे बना बना के नए नए तजर्बे किए जा रहे हैं। ये पहले भी एक दफा जो है ये तजर्बा हुआ था मावरा कत्ल करने का और असला जमा करने का, और उसके बाद क्या हुआ था कि अभी आज तक वो मुकदमाबाजी चल रही है। और जब इसकी मुकदमाबाजी चलेगी, जब ये गवर्नमेंट खत्म होनी है, तो आप देखिए किस लेवल की मुकदमाबाजी और इससे दुश्मनियां बढ़ रही हैं। इससे ठीक है। अवाम में खौफ है, अवाम महफूज नहीं अपने आप को समझते, अच्छा, अवाम में आप खौफ पीरज़ादा है। साहब ये सीसीडी को महकमे को आर्जी समझते हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि जैसे ये हुकूमत खत्म होती है तो ये महकमा भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जिस तरह इस तरह के जितने भी महकमे जो हुकूमतें बनाती हैं उनके हुकूमत जाने के बाद ही वो खत्म हो जाते हैं। अगली गवर्नमेंट को पता होता है कि ये अगर महकमा हमने केटर किया तो जो इसके साथ इल्जाम तराशी हैं, जो इसके बुरे काम है, वो भी सारे हमारे खाते में पड़ेंगे। तो वो कभी भी उसको ऑन नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं इसको पीछे ले जाएं। और दूसरा ये है कि कोई भी महकमा नया बनाना है, पूरी दुनिया में एक उसका मैकेनिज्म है, उस पर स्टडी होती है, रिसर्चेज होती है, फिर उसके बाद उसका फ्यूचर डिटरमिन किया जाता है, उस पर एक्सपेंडिचर हर चीज होता है। इधर हमारे यहाँ तो रात को डिसाइड करते हैं कि मुझे ये पसंद है, तो अगले दिन वो पसंद पे अमल कर दिया जाता है। जब कोई महकमा बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी जरूरत के वो बनाया जाएगा अपनी पसंद के, अपनी जरूरत के तहत, के हमारे फेवरेट बंदे जो है ना वो ठीक है। यहाँ पे किए जाएंगे, और वो आगे बंदे मारेंगे, और वो अपनी मर्जी के काम करेंगे, तो फिर ठीक। ऐसे ही होगा। पीरज़ादा साहब साथ ही रहिएगा। राव खालिद अहमद खान साहब, आप क्या कहते हैं? दो तीन जो स्टेप्स लिए हैं, ख़ास तौर पर असलह के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम अब सीसीडी करेगी, इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गैर कानूनी असलह रखने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा, और इसके साथ जो है वो पंजाब पुलिस की जो है वो अफ्तारियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, सरकारी खानों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, सरकारी गाड़ियों और पेट्रोल का इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले भी हम खबर दे चुके हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। अब ये पंजाब पुलिस के हवाले से है कि 50% जो है वो पेट्रोल का कोटा जो है वो कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे, अच्छे इकदाम है पंजाब हुकूमत के ये सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी महकमा या जो भी गवर्नमेंट कोई अच्छा कदम उठाए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बता हम दें, उसको ये जो है बता दें हम बता दें उसको कौन सा अच्छा appreciate- कदम है? मैं अगर हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कानून बना देने से कानून यानी कि वो काम हो नहीं जाता जब तक उस कानून के ऊपर अमल ना किया जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता। अब आपने जैसे अभी कहा कि पुलिस के जो है उन्होंने 50% जो है वो डिडक्ट कर दिया है पेट्रोल जी फ्यूल जी, जो है। कोटा कर दिया 50%। अब मुझे ये बताएं, आईजी है, डीआईजी है, सीसीपीओ है, इनको कौन सी गाड़ी अलाउ की हुई उन्होंने? 4500 सीसी, और उनकी लिमिट क्या है? नो लिमिट। इसका मतलब ये है कि जो इसकी नो लिमिट है उसको कैसे आप उसका कौन से पैरामीटर है कि इसका 50% हमने जो है वो जो डिडक्ट कर दिया है? कोई यानी कि पता नहीं है।
ये इस तरह नहीं है, उसके कम से कम बताते कि हमने 100 लीटर क्या कर दिया या 200 लीटर कर दिया या 300 लीटर कर दिया, कुछ बताते तो सही ना। 50% कर दिया, और 50% का मतलब है कि अभी भी नो लिमिट ही है उनका, क्योंकि उनकी तो लिमिट ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक ठीक, है, ये पहली अच्छा बात। सवाल उठाया आपने भी, और पीरजादा साहब ने भी ये सवाल उठाया है। ठीक हो गया जी। और अगली बात ये ये है अवाम को कि धोखा देने वाली आपने बात है, अवाम को पागल बनाने जी वाली ठीक बात है, है। ये ठीक सिर्फ है। ये लिप जी सर्विस है, नोटिसबाजी है। बिल्कुल जी जी पीछे राव ये साहब। अवाम को, ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं गवर्नमेंट जो है, और हैं भी, हम बेवकूफ़ हैं भी, क्योंकि हम उनकी हर बात के ऊपर मनोअन उनको जो है हम तस्लीम कर लेते हैं। देखिए, जिस दिन पेट्रोल महंगा हुआ और 55 रुपए, मुझे ये बताएं कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर 2-2 किलोमीटर जो है वो लाइन नहीं लगी हुई थी। अगर उतने ही लोग सिर्फ ये इसके ऊपर एहतजाज करने के लिए बाहर आ जाते, तो क्या हुकूमत की जरूरत थी कि उसके ऊपर पेट्रोल की कीमत बढ़ाती? नहीं। अब हम लोगों ने जूतियां भी खानी है, साथ हमने ये भी मुतालबा करना है कि जूतियां मारने वाले बढ़ाते जाएं, क्योंकि हमारे पास अब जो है एहतजाज करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। तीसरी बात मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि ये जितना भी पेट्रोल पर जो बढ़ाया जाता है ना, इसका फ़ायदा फेडरल गवर्नमेंट को होता है, क्योंकि इसका सारा का सारा मुनाफा जो है फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। तो अब ये आप ये देखें कि 28 दिन का हमारे पास पेट्रोल मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि हमने लोगों को रिलीफ नहीं दिया। 28 दिन हमने रात के अंधेरे में शबखून मारा और लोगों की जेबों से 55 रुपए पर लीटर हमने पैसे निकलवाए, और तकरीबन 72 कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा दिया, और अपनी फेडरल गवर्नमेंट में लीवी टैक्स जो होता है उसके ऊपर आप अंदाजा कर ले कितने पैसे इकट्ठे किए। ठीक अब है। ये सारे का सारा जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते, हम जूतियां मारने वालों का मुतालबा करते हैं कि ये बढ़ा दिए जाए। राव साहब ये अब बता तीसरी दें कि ये बात- जो गाड़ियों की रफ्तार कम की है, कि यानी अगर 120 थी तो उसकी 100 कर दी है, 110 कर दिया, तो क्या इससे भी फर्क पड़ेगा? मोटरवे पुलिस की जानब से देखिए- ये हुक्म जारी किया गया देखिए, कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक लिमिट के अंदर जो है गाड़ी चलाई जाए तो उसकी फ्यूल कंजप्शन कम होती है। लेकिन अब मैं इसमें एक और बात कर दूं, ये आम आवाम के ऊपर तो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और जो हमारी ये मोटरवे की पुलिस है ये उनके ऊपर तो इम्प्लीमेंट कर देगी, लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट, हम जो जब यहाँ से लाहौर से एंटर होते हैं और इस्लामाबाद जाके निकलते हैं, वो 3.5 घंटे का सफर 120 किलोमीटर के मुताबिक मैं बता अगर रहा राव साहब हूँ, उनको वो आप 2.5 लिस्ट से घंटे निकाल देना, उनको तो हम नहीं रख सकते, नहीं, उनके ऊपर ना तो एक- कार्रवाई होनी एक- है वो- ना कुछ होना, लिहाजा हम नहीं, लिस्ट से निकाल दें उनको, ये हमारे ऊपर ऑर्डर लागू हुआ है। क्यों निकाल दें? हमने अक्सर देखिए, आपने बात पूछी है तो उसके बाद का हमने जवाब तो देना है। वो 2.5 घंटे में वो सफर कैसे तय कर लेते हैं? उनका चालान क्यों नहीं होता? उनको मोटरवे क्यों नहीं रोकती? उनको प्रोटोकॉल क्यों देती है? इसका मतलब है कि गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। वैसे तगड़े के मोटरवे लिए पुलिस का कानून दावा और है, वो कहते हैं जी कि हम किसी को नहीं छोड़ते, कोई मर्जी हो, अफसर हो, ब्यूरोक्रेट हो, हम चलान करते हैं। अब पता नहीं ये बात सच है क्या बात है, लेकिन वो कहते हैं, उनका दावा है कि हम नहीं छोड़ते। अब मुझे नहीं पता कि हनीफ कमर साहब जो है हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, और टीवी के ऊपर अक्सर उनका सच टीवी पे भी उनका यानी कि प्रोग्राम आता रहता है, उनके बकौल उनकी वॉल से किसी ने यानी कि पोस्ट की है बात कि एक बंदा जा रहा है अपनी जो स्पीड के मुताबिक, और ट्रैफिक पुलिस कहती है, जो मेट्रो पुलिस है उसको रोक के कहती है जी आपका चालान होगा। उसने कहा जी किस चक्कर में? कहते हैं जी हमारे एसपी साहब यहाँ से गुजरे थे, उन्होंने कहा कि जी इन गाड़ी का चालान कर दे। ओ भाई, यहाँ पे किसी की ख्वाहिश के मुताबिक यानी चालान होगा कि एक बंदा गुजर रहा है तो उसकी जनाब जो कहते हैं कि हमारे बादशाह साहब गुजर रहे हैं तो उसकी मर्जी है कि जिसको मर्जी चालान कर दे, जिसको मर्जी छोड़ दें। ठीक है। मोटरवे पुलिस में भी लोग जो है ये इस तरह के काम चल रहे हैं, और राव इस साहब तरह साथ की ही काली रहिएगा, हर जगह मैं पे दीगर मौजूद गेस्ट है। को भी शामिल कर लूँ, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर अली अजमल साहब, ये बताएं कि जब किसी महकमे के अंदर पंजाब पुलिस की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा CCD को सराहा जाता है, उनकी कारकर्दगी को सराहा जाता है, तो बाकी जो पुलिस के जो दीगर जो पुलिस है पंजाब की, तो क्या वो अपने आप को कमतर नहीं समझेंगे? क्योंकि ये एक नफसियाती बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप माहिर नफ्सियात जी भी हैं। बिल्कुल, जाहिर बात है जी, कमतर समझेंगे, उनकी कारकर्दगी पे नुमाया जो है वो फ़र्क पड़ेगा कि जी सारी चीज़ें, सारी लाइमलाइट तो इस डिपार्टमेंट ने ले ली हैं। अगर आप इससे पहले मियां साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा दो जी, लफ्ज जी। आपको ये पेट्रोल वगैरह पे मैं आप अगर बोलें, पेट्रोल के बताना ऊपर चाहता बोलें। हूँ। जी, जी। देखिए, बात ये है कि अगर हम ये पेट्रोल क्राइसिस की बात करें, जो भी मैयर्स हमने लिए हैं इसको ठीक करने के, अवाम पे बोझ कम करने के, चलें जी वो सारे मैयर, सारी चीजें हम इसको एक मिनट के लिए बिल्कुल दुरुस्त समझ लेते हैं, ठीक है।
लेकिन आप ये बात देखें, ये बात कोई नहीं कर रहा कि दो मुल्कों की लड़ाई किनकी है, असल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? इस मुल्क के एक गरीब आदमी का। क्योंकि देखें ना, जंग किसी की, मसले किसी के, डॉक्टर साहब आप क्या करें, जंग खत्म नहीं हो रही है, क्या करें? मैं कहता हूं जी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जंग होगी, सारी दुनिया में पेट्रोल क्राइसिस आ गया, वो सारी चीजें आपकी बजा हैं। लेकिन आप देखें कि एक मेहनत कश जो ईंटें उठाने वाला है, या इवन के जो लोअर मिडिल क्लास का है, जो मोटरसाइकिल पे रोज दफ्तर जाता है, जी आपने जो भी मामलात हुए जंग के, जो भी उसकी जिंदगी तो आपने अजाब बना दी ना। अब उस सारे मामलात में उसका कोई कसूर नहीं था। अब ये बात यहां पे करने की क्यों जरूरत है? बिल्कुल मैं आपकी बात से सबकी एग्री हूं कि देखिए जी सारी दुनिया में क्राइसिस आया, लेकिन एक बात आप समझें कि जब हमने अपने मुल्क को इस चीज के लिए तैयार क्यों नहीं किया? इतनी दहाइयों से ये मुल्क आजाद हो गया, इतने बड़े बड़े हमारे पास इदारे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, क्या हम इस चीज को फोर्स ही नहीं कर सकते थे कि अगर ये मामला हो गया तो हमने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमने कहां से लेना है? कि जब कुछ मसला हो गया उसके बाद बस जी कॉस्मेटिक मेजर्स हमने ले लेने हैं, हमने जी ये कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, आवाम को जी रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन इससे रिलीफ नहीं ना मिला आवाम को। जरूरत इस बात की थी कि जब भी कोई दुनिया में ऐसे वैसे मामलात हो तो जो पॉलिसी मेकर हैं, इतने बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझते हैं, उनको वक्त से पहले अपनी पॉलिसीज का तयन कर लेना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और उसका उनकी निगलिजेंस और जो भी मामलात हुए, सबसे ज्यादा जो पिसा वो एक गरीब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पिसा। अब आ जाते हैं जी आपकी जी सीसीडी वाली बात पे। नहीं, लेकिन इसके ऊपर मुझे जवाब दे देंगे कि हम क्या तैयारी कर सकते थे इसकी? देखें जी, पॉलिसी बना सकते थे। सारी दुनिया जो है वो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे जा रही है कि अगर मिसाल के तौर पे पेट्रोल का क्राइसिस आ जाता है तो हमने अपने जो एनर्जी है वो कहां से पूरी करनी है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी आसान सी मिसाल ये है कि जैसे बिजली वगैरह का जब थोड़ा बहुत क्राइसिस आया तो लोग सोलर पे शिफ्ट हो गए। अब हमें ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको ये पॉलिसी पहले बनानी चाहिए थी कि भाई अगर ऐसा मसला हो गया तो हमने जो तो है इसका तो फिर ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लें हम। नहीं, ये तो एक जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी ना। देखें पेट्रोल क्या है, इससे हमारी इंडस्ट्री चलती है, हमें एनर्जी चाहिए। सिर्फ पेट्रोल जो है वो एनर्जी का सोर्स नहीं है, दुनिया में बहुत सारे और सोर्सेज हैं। अब मसला ये है कि हमारा जो इसकी खपत थी, जो हमारी जरूरत थी, वो हमने, अगर कोई दुनिया में ऐसा मसला हो जाता है तो हमने इसको कैसे पूरा करना है। ये आजकल 2-4 दिन की बात नहीं, ये साला साल ये जो सो कॉल्ड दानिश्वर पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं ना, जो कि मैं समझता हूं इनकी निगलिजेंस है। इनको ये पॉलिसीज पहले ही मुतय्यन कर लेनी चाहिए थी। इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। डॉक्टर साहब सवाल आपसे ये है कि आज मुझे पता लगा है कि थाना जोहर टाउन की खबर है कि उन्होंने एक बड़ा ग्रोह गैंग पकड़ा जो लोगों से फरार करता था, लेकिन थाना जोहर टाउन की पुलिस को तो कोई नहीं सराहा रहा, सिर्फ और सिर्फ सीसीडी के ऊपर फोकस किया हुआ। तो इन जो थाने की जो पुलिस है इसका क्या कसूर है? अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, किसी ग्रोह को पकड़ते हैं, डाकू को पकड़ते हैं, उनका कोई नाम ही नहीं लेता, लेकिन सिर्फ सीसीडी का नाम लिया जाता है। जाहिर बात है, इससे फिर पुलिस का जो मोरल है वो तो डाउन होगा। आगे ही जो है पुलिस की इतनी सख्तियां हैं, ड्यूटी आवर इतने ज्यादा है, तनख्वाह नहीं है जैसे वो गुजारा करते हैं, सारे मामला ठीक अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जब आप उनके जायज काम को सराहेंगे नहीं, बल्कि वो भी सारा किसी दूसरे के खाते में डाल देंगे, तो ये इंसान की एक नेचर है कि वो कहता भी मैं फिर काम क्यों करूं, भी कोई नाम नेकी तो मेरी है नहीं, सारा कुछ तो उधर ही, लाइमलाइट तो उधर है। तो ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि इसमें क्या होगा, हमारे जो लोग हैं, जो दूसरे पूरा पुलिस का इदारा बड़े मोहतरम है, इनकी मोटिवेशन काम करने की कम होगी। और फिर इसमें दूसरी चीज देखें ना, बात सुने, ये भी एक मैं समझता हूं कि बड़ा एक आई ओपनर है। देखें बात सुने, जिस जगह पे भी कोई भी काम जो है जो कि मावराए कानून होता है, उसके नतायज हमेशा ही गलत निकलते हैं। आप देखें ना कि जो सीसीडी को टास्क दे दिए, मैं एक मिसाल के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने अब तक जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे ठीक हैं, 100% ठीक हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को फर्ज कर लें, मान के चलते हैं, ओ भाई तब भी ये गलत है, क्योंकि जो भी काम चाहे अच्छा हो बुरा हो, मावराए कानून होता है, कानून को बलाए ताक रखे होता है, उसके नतायज दुनिया में कभी भी अच्छे नहीं आते होते। ये चीज समझे, ये मुहावजा माशरों का हमारे पास सेवा ही नहीं है। दोनों कानूनी माहिरीन से हम पूछ लेंगे, लेकिन उससे पहले शाद रिजवी साहब की तरफ चलते हैं। शाद रिजवी साहब, ये जो सीसीडी के पुलिस एहलकार हैं या इनके अफसरान हैं, जो एहलकार, इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? क्योंकि ये सीसीडी में इनको जब शामिल किया जाता है, या ये आम पुलिस की तरह जो अफसरान है या एहलकार, इनको बस ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रेनिंग की जाती है इनकी? ये सब मैं आपको बताऊं कि ट्रेनिंग की बात तो जो है वो साथ साथ चलती रहती है, कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं है।
सिर्फ इनको इतना एडवांटेज, स्पेशल क्यों? क्योंकि ये स्पेशल मैं काम वही करते हैं। मियां साहब मैं वही बताने लगा कि सिर्फ इनको इतना एडवांटेज हासिल है कि जो दूसरी थानों की ये ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन पुलिस को नहीं है, ये किसी भी बंदे को उठा के अगर ले आते हैं, चाहे वो बाहर भागा हुआ था वहाँ से, उसके रेड वारंट लेते हैं या PNIL में उसका नाम डलवा के उसको वापस पाकिस्तान लाते हैं इंटरपोल के ज़रिए, तो ये उसको अपने पास जितनी देर मर्जी चाहे डिटेन रख सकते हैं, इनको मतलब पूछेगा कोई नहीं। अगर इनके पास बैलफ भी आता है तो इनके ये पास दूसरी पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है। नहीं है, इतने नहीं हैं, इतने इख्तियार नहीं हैं। इनके पास ठिकाने बहुत ज़्यादा हैं, सोर्स बहुत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, इस वजह से ये जो है ना इनका नाम बढ़ गया है। जितनी देर आप बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा बैठा के रखेंगे आपका नाम बढ़ता जाएगा, जी फलानी जो है CCD है या ऑपरेशन है इन्वेस्टिगेशन पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो CCD का एडवांटेज ये चीज़ है कि इनके पास सोर्स ज़्यादा है, इनको सपोर्ट अफसरान की ज़्यादा है, हुकूमत की पजीराई बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा, ये है। बता दें कि ये जो असला गैर कानूनी असला पकड़ा जाना है, ये कहाँ पे रखा जाएगा? मालखाने में जमा होगा या क्या किया जाएगा? देखें, ये पहले तो थानों में आएगा, थानों के मालखाने में जाएगा, उसके बाद जो बड़े मालखाने हैं जैसे ज़िला कचहरी है वहाँ हैं या कोई दूसरी कचहरी है, माल्टाउन है, कैंट है, तो फिर ये वहाँ इसका सारा थाने की जो है लॉग बुक बना के उसमें अंदराज करके तो ये वहाँ जमा करवा दिया जाएगा मालखाने में सरकारी। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि ये जो जिन जिन से असला लाइसेंस बरामद हुआ है, अगर वो उनका करैक्टर अच्छा है, वो लोग क्रिमिनल नहीं हैं, उनको लाइसेंस अगर असला का जारी किसी वक्त किया जाएगा तो फिर हो सकता है उनको ये वापस कर दिया जाए। ये अभी फाइनल नहीं हुआ, ये फाइनल असला या तो अब क्रिमिनल देखिए लोग ना, रखते हैं यही या भी जिनकी बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। इलीगैलिटी है। जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जी ऐसी। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर सफदरशीर पीरजादा साहब ये बताएं कि CCD को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए गए हैं कि जी वो किसी के बंदे को पकड़ सकते हैं, अपने पास जो है वो रख सकते हैं, जबकि दूसरी पुलिस की अगर बात करें तो वो उनको ये इख्तियारात नहीं है। तो क्या कानूनी तौर पर ये बात है कहीं पे कि इनको कानून इजाज़त देता कि जी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात हुई, अभी आपने सवाल किया था कि इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है। कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती। इनको आम पुलिस से पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बुनियाद पे चुना जाता है और उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें जो फलां फलां बंदा कहेगा तुमने वो करना है तो हम तुम्हें CCD में ले चलेंगे। और यही इसकी ट्रेनिंग है, इसके अलावा उसकी और कोई ट्रेनिंग नहीं है। दूसरी बात, ये जो असला वगैरह पकड़ा जाएगा, मेरा सवाल ये है कि जिस बंदे को आपने लाइसेंस दे दिया, खुद अदारे ने लाइसेंस दिया है, होम सेक्रेटरी जो है उसके बिहार पे लाइसेंस दिया है, इससे बढ़ के क्या जुल्म है कि एक नहीं, लेकिन हम बगैर लाइसेंस के बात कर रहे हैं। गैर कानूनी असला कौन सा होगा? क्या लाइसेंस वाला भी जमा करवाएं? जी लाइसेंस वाला भी, लाइसेंस वाले तो कोई जी अभी तो ऐसी बात नहीं लाइसेंस वाला ये आप जी पीरजादा साहब लाइसेंस वाला भी जमा करवा दें। यस सर, लाइसेंस वाला जमा करवा दें तो हम बाद में देखेंगे कि किस बंदे को वापस करना है, किसको नहीं करना। अब जिस बंदे ने लाइसेंस बनवाया है उसने अपनी मर्जी के महंगे वेपन्स लिए हुए हैं, उस तरह का महंगा एमुनिशन है, तो उसको किस जुर्म की सजा है? ये कौन सी स्टेट है कि जहां एक रात में और पॉलिसी है, अगले दिन में और है, एक दिन और कानून है, अगले दिन और कानून है। जो पहला कानून है उससे इनकंसिस्टेंट दूसरा कानून बना देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कानून बनाता है वही इंप्लीमेंट करता है, जो कानून बनाता है वो नहीं। वैसे पीरजादा साहब इन्होंने ये कहा है कि जो है वो लाइसेंस याफ्ता असला रखने वालों को भी असला रखने की वाज़ेह और मकूल वजह बतानी पड़ेगी, ये नहीं कि वो जमा करवाएं। ये जरा करेक्ट कर लें। जब लाइसेंस दिया था, मेरी मियां साहब सुन लेना, जब लाइसेंस दिया था तो वहां पे वजह लिखी होती है कि क्यों ले रहे हैं। तो उस वक्त इन्होंने क्या वो नशे के आलम में थे कि लाइसेंस जारी कर रहे थे? जब एक लाइसेंस जारी हो गया तो जब वायोलेशन होगी तो फिर पकड़ सकते हैं। नहीं तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की इस स्टेप के बाद जो है वो क्राइम की शरह में कमी होगी और जो इस तरह गैर कानूनी असला लोगों के पास होगा वो भी वापस आ जाएगा, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा? नहीं, गैर कानूनी असला कोई भी वापस नहीं करेगा। जब फंसेंगे कानून वाले फंसेंगे। लिख लें ये बात लोहे महफूज की तरह, गैर कानूनी असला नहीं पकड़ा जाएगा, वो वापस नहीं करेंगे। जिसने गैर कानूनी असला लिया है उसने वापस करने के लिए नहीं लिया। उसको CCD कहे या CM कहे या PM कहे या कोई भी कहे, उसने इस पर्पज के लिए नहीं लिया हुआ। वो छुपा देगा, रख लेगा। जब भी फंसेंगे, यहाँ पे हमेशा टैक्स पेयर फंसता है, उसी तरह इसमें जो लाइसेंसी हैं वो फंसेंगे। लाइसेंसी जो है ना वो अपना असला देंगे। अक्सरियत जो है वो पीरजादा साहब दुश्मनीदार लोग भी हैं और उनकी मजबूरी होती है असला रखना। तो इसके ऊपर फिर क्या किया जाएगा? वो भी जो है वो उनको भी इजाजत होगी या नहीं इजाजत होगी?
देखिए, मैं तो मियां नवीद साहब पहले कह रहा हूँ कि ये गलत है, और जो पहला स्टेप गलत है उसका कभी भी किसी भी सूरत दूसरा, तीसरा या 1वां स्टेप ठीक नहीं हो सकता। कहते हैं जर्नी ऑफ 100,000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, और जिस जर्नी का पहला स्टेप ही गलत है वो आखिरी स्टेप उसका सही कैसे होगा? जिन लोगों की दुश्मनियां हैं वो फिर पुलिस के पास तो आप चले जाए ना, आप एसएचओ के पास जाएं कि मेरी दुश्मनी है, तो वो पता है आपको क्या कहेगा? प्राइवेट गार्ड रख लो, वो कहेगा असला लेके रख लो। वो खुद कहता है अगर नहीं तो वो बंदा मेरे पास भेजे तो उसको रिकॉर्डिंग करवाता हूँ सभी की। स्टेट पहले अपने फराइज पूरे करे। आर्टिकल 36-37 में इकोनॉमिक जो है ना सपोर्ट की बात है, आर्टिकल 8 से 25 तक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। कौन सा फंडामेंटल राइट आपको मिल रहा है और मुझे मिल रहा है? हम टैक्स पेयर भी हैं। नहीं मिल रहा जी। तो फिर ठीक है राव साहब आप हम बात करते हैं जी, तो फौरन अमेरिका कनाडा पहुंच जाते हैं। हकूक की बात आती है तो हमें जानवरों वाले भी हकूक नहीं दिए जाते। ठीक है, पीरज़ादा साहब साथ ही रहिएगा। राव साहब आप क्या कोई औरत कहेंगे? चली जाए ना, किसी थाने में कोई औरत चली जाए ना, तो उससे अगले दिन पूछिएगा उसके साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है। राव खालिद साहब क्या कहेंगे इसी के ऊपर आप, ये असले वाली मामले के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक क्राइटेरिया पूछा था कि सीसीडी का क्राइटेरिया क्या है, उसमें जो है कि उनकी यानी ट्रेनिंग होती है या नहीं होती। उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग होती है। मैं पीरज़ादा साहब की बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता कि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। उनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग क्या होती है? बंदे मारने की, कि आप लोगों ने बंदे कितने मारे और उनके यानी कि मावरा कत्ल आपने कितने यानी कि लोगों को यानी नहीं, पार लेकिन किया। राव साहब वो ये कहते हैं जी हमारी वजह से फिर जो क्राइम की शरह वो भी तो रुकी हुई है ना, लोग भागे देखिए, हैं, बड़े बड़े बदमाश जो पंजाब के थे वो भाग गए हैं। देखिए, एक चीज़ ये है कि फिर ये पीरज़ादा साहब की बात के साथ इत्तेफाक करते हुए कि मुझे ये बताएं फिर अदालतें क्या हैं, अदालतों का क्या काम है? लेकिन उनको राव साहब बंद क्यों नहीं अदालत के करते? अंदर 50 साल या 20 साल इंसाफ नहीं मिलना तो फिर क्या किया जाए? अदालतों का निजाम इसका मतलब उनको तारे फेल लगा- हुआ तो देखिए, दूसरी जब तरफ हम गए हैं। जब आपको पता है कि अदालतें काम नहीं कर रही तो उनको तारे लगा दें। फिर हमें इतने अरबों ठीक खरबों करें। खरबों के अखराजात करने की क्या ज़रूरत है? हमें इनको यानी कि वकला को घर बिठा दें, जजों को घर बिठा दें, अदालतों को ताले लगा दें। सीधा सीधा काम है। क्यों हम उनको पेट्रोल भी दे रहे हैं, उनके जो मुराद भी दे रहे हैं, उनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उनके बच्चों को भी पाल रहे हैं, सारा कुछ क्यों कर रहे हैं हम? अब अगली बात आप आ गई दोनों है- कानूनी माहिर मेरे साथ मौजूद हैं। आप ईमानदारी से बताएं कि क्या आपके बरादरी के लोग जो वकला होते हैं क्या वो डिले नहीं करते, तरीक पर तरीक नहीं वो करते? देखिए, इसमें भी जो है चालान जो पेश करता है ना पुलिस वाला, ज़्यादा कसूर उसका होता है। वहाँ से चालान मुकम्मल नहीं होते। वहाँ से जब तक आप देखिए, अदालत ने कोई भी काम अपने पास से नहीं करना होता, उसने ऑर्डर जो है वो पेपर देख के करना होता है। जब हम कागजात ही उसको पूरे नहीं देंगे, हम उसकी जो प्रोसिक्यूशन पूरी नहीं होगी, तो फिर कैसे कि यानी कि वो लोगों को इंसाफ नहीं, दे लेकिन सकते हैं? राव साहब देखें, आप किस कब्जे का मामला होता है, सालों साल जो है वो केस चलता रहता है, तो जो है वो फिर उसके बाद क्या किया जाए? देखिए इतना लंबा ये केस चलता है, इंसाफ फौरी नहीं मिलता, और जब पंजाब हुकूमत ने जो है वो ये सिलसिला शुरू किया तो उसके बाद फिर जो है वो ये रुकावटें पैदा हुई। आप ये चाहते हैं कि एक आदमी एप्लीकेशन दे कि जी इस प्लॉट पे किसी ने गलत कब्जा कर लिया है, और चाहे वो खुद ही गलत कब्जे वाला हो जो एप्लीकेशन दे रहा है, तो फिर नहीं, यानी लेकिन कि फिर उसकी तहकीक होगी और इसके ऐसे तो नहीं और कर दिया तहकीक के लिए जाएगा। टाइम चाहिए। आप ही की बात पे आ गए। तहकीक के लिए टाइम चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसके बाद उस पर बात होगी ना। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई तो महकमा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जारी करेगा ना। चलो ये बता दें कि अदालतों के अंदर क्या काम होने वाला है, कि हम क्या कर दें कि हमारी अदालतें बेहतर हो जाएं और ये इस तरह के काम सीसीडी वगैरह ये कुछ ना बनाना पड़े। देखिए, अदालतों में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जजों को जो है इनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जजों के ऊपर यानी कि उनको बकायदा बताया जाए जजेस की आपने तादाद फैसले कितनी कम है ये भी थोड़ा सा बता दें। केसेस बिल्कुल हजारों की तादाद में अभी नए जज अपॉइंट होने चाहिए। हाई कोर्ट में जितने जज हैं इनसे डबल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन जो है डबल होने चाहिए जज, और लोअर कोर्ट जो है इनके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त गैप मौजूद है। एक मुझे बता दें कि जब हमारे पास जज ही मौजूद नहीं होंगे, उसके बाद दिन में 1000 मुकदमे आएंगे। नहीं, लेकिन इस मामले के ऊपर भी राव साहब जब बात की जाती है कि हाई कोर्ट का एक जो है वो जिस तरह मुल्तान हाई कोर्ट बेंच है या रावलपिंडी है, तो जब बात की जाती है कि फैसलाबाद के अंदर भी बनाया जाए या दीगर शहरों में, तो फिर भी आप सामने आ जाते हैं। देखिए,
जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है ना, ये बननी चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत नहीं करता, ना होनी ठीक है। चाहिए मुखालफत। ठीक जहाँ है। पे भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पे होने चाहिए। लेकिन अब अगली बात फिर आ जाती है एहतजाज भी तो आप ही करते हैं ना, जब फैसलाबाद बेंच बनने लगा था। देखें, अब जो वकला वो वहाँ पे एहतजाज करते हैं तो ये उनका कसूर है। ये सवाल आप उनसे करें, उनके लीडरों से जो फैसलाबाद वाले हैं, कि भाई आपने एहतजाज क्यों किया, या लाहौर वाले नहीं जो नहीं, एहतजाज फैसलाबाद करते वाले हैं, तो कहते हैं कि वहां पे बने, आप एहतजाज करते हैं लाहौर वाले। जो बनाना चाहते हैं वो, और जो नहीं ठीक बनाना है चाहते। पीरजादा साहब, आप इसका जवाब दें। देखें, आप अपने ऊपर भी कोई तो बात लें ना। हर तरफ आप कहते हैं जी पंजाब हुकूमत CCD, लेकिन जब कोई बेंच कहीं बनने लगता है तो आप कहते हैं जी नहीं बनने देना, एहतजाज शुरू कर देते हैं वकला हज़रात। मियाँ साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि बेंच बनने चाहिए। मैं राव खालिद साहब मेरे भाई हैं, मैं उनकी बात को एंडोर्स करूंगा, बेंचेस बनने चाहिए। और दूसरी बात ये है, जैसे एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है, ये अप्रिशिएट, कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती कई कई साल, किधर कई कई महीने, तो उसमें जज ने क्या करना। दूसरी बात ये है कि जब तक आप फ्रिवरस लिटिगेशन खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप कास्ट ओरिएंटेड केस सिस्टम नहीं करेंगे, जब तक आप जो है ना जजेस की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप तमाम केसेस को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, उतनी देर तक कभी भी आपका जो इंसाफ देने का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बेसिकली ये सिस्टम अंग्रेज ने बनाया था हमें जलील करने के लिए। तो हम हो ये रहे हैं, सिस्टम तो हम हो रहे हैं। इंसाफ देने के लिए नहीं था, हम हो रहे हैं। मैं आप सारे हो रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जी, गर्मियों की छुट्टियां तो अंग्रेज ने शुरू की थी, को गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो उसने वापस जाना था। अब हमारे तमाम लोग इधर से छुट्टियां करके तो अंग्रेजों के पास चले जाते हैं कि हम आपके पास आ गए हैं। क्या दुख बनता है? ये तो बात ठीक है। क्यों छुट्टियां बिल्कुल करते हैं? दुरुस्त है। दे मुझे जवाब आप, या कोई मुझे बंदा उठ के जवाब दे दे इसका। आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, आप आए रोज बच्चों के स्कूल बंद कर देते हो। को खौफे खुदा करें पूरी दुनिया में। मैं इस दफा सर्दियों में टोरंटो था तो -20 नहीं, वो पेट्रोल की कमी की वजह से शायद पंजाब हुकूमत ने किया फैसला कि पेट्रोल बच जाए। ओ सर जी, खौफे खुदा करो, पंजाब गवर्नमेंट को इतने ही है तो बसें चला दें, बच्चों को बसों पे ले जाए, बसों पे छोड़ दें। जो 78 सालों से छुट्टियां हो रही हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने इसीलिए की थी कि बचत हो जाए, पेट्रोल की बचत हो जाए। ये इनकी अपनी याशियां हैं, इनके अपने गवर्नमेंट के पैसे इन्होंने अजाड़ने हैं, काम करना कोई नहीं। अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्या है? आपका जज कहाँ पे अकाउंटेबल है? आपका पुलिस अफसर कहाँ पे अकाउंटेबल है? आपका DC कहाँ पे अकाउंटेबल है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुतबे के दौरान पूछा गया, एक बद्दू ने कहा कि उमर आपके पास 2 चादरें कहाँ से आ गई? तो ये हमें सबको एक एक मिली थी बूटी में, खरात में जो जंग की सामान आया था। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए तो बेटे की तरफ इशारा किया कि मेरे पास कपड़े नहीं, तो बेटे ने एक चादर मुझे दे दी है, तो मैंने दोनों से अपना लिबास बना लिया। ये उसकी उस लेवल की अकाउंटेबिलिटी करे ना, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन, उसके बाद अगले दिन देखें ये अवाम के पास जाते हैं कि नहीं। अवाम को तो ये जानवर समझते हैं, भेड़ बकरियां समझते हैं, उनके लिए तो कोई जानवरों के हकूक भी नहीं है उनको देते। आप DC ऑफिस जाके देखे ना, आप पूरा दिन बैठे रहेंगे, बताएंगे DC साहब मीटिंग में है, DC साहब मीटिंग में है, DC साहब मीटिंग में है, किसके साथ मीटिंग पे है? DC साहब दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, फोन पे गपशप लगा रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। साथ ही रहिएगा। डॉक्टर अली अजमल साहब, ये बताएं कि अभी बात आई है पीरजादा साहब ने कि अंग्रेज़ का सिस्टम है तो हम ख्वार हो रहे हैं, बल्कि ज़लील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये अब हम गर्मियों की छुट्टियाँ अंग्रेज़ बना के गया था, उसको गर्मी फील होती थी, अब हम ये छुट्टियाँ उनके मुबारक में जाकर गुजारते हैं ठंड में। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात तो सही है। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यही कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि सिस्टम में फ्लॉज हैं, लेकिन आप ना एक चीज़ समझें, आप कोई भी सिस्टम बना लें, कोई भी इदारा बना लें, कुछ भी कर लें, जब तक मियाँ साहब उस अदारों के, उस सिस्टम के लोगों ने अंदर से उनकी इस्लाह नहीं ना होनी, चोर दरवाजे हमें नजर आ ही जाने हैं। आप ये अंदर की सलाह कौन करेगा? अंदर की देखिए, अंदर की सलाह ये एक बड़ा बहुत एक लंबा काम है। हम तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ये लोगों को देखिए, ये लोगों को खुद करनी पड़ेगी, ये माशरे की जो दानिश्वर है उनको करनी पड़ेगी, माँ बाप को अपने बच्चों को शुरू से सिखाना पड़ेगा। कौमें ऐसे नहीं बनती। मैं आपको दावे से कहता हूं, आप इस दुनिया का बेहतरीन सिस्टम इस मुल्क में ले आए, वो चौथे दिन सिस्टम नाकाम हो तो आप मुझे कह दीजिएगा वजह क्या है? क्योंकि जिन एक्टर्स ने, जिन प्लेयर्स ने उस सिस्टम को चलाना है, जब तक वही नहीं उसको चलाना चाहेंगे, जब तक हम लोग जो हैं वो माशरे का वसी तर मफाद जो है उसको
फौकियत नहीं देंगे अपनी खुद गर्जी पे, तब तक आप कोई भी सिस्टम कर लें, आप अच्छे से अच्छा सिस्टम ले आए, वो सिस्टम फेल होगा। अब जब एक कौम जो बनना है, जो लोगों ने अपने अंदर से ठीक करना है, देखिए ये जो बिगाड़ है ना, ये 1-2 दिन में ये माशरा इस तबाही के दहाने पे नहीं खड़ा, ये थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजनिंग कर करके हम अपने माशरे को इस तरफ लेके आए। अजमल साहब, कितने साल हो गए हम आज़ाद हुए हैं, और इसकी कई एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक तरक्की कर चुके हैं। अच्छा नहीं, बिल्कुल हम आज़ाद हुए हैं, ये भी एक बड़ी बात है ना। कहाँ पे आज़ाद हुए हैं हम? ठीक है, इस हद तक तो हम आज़ाद हुए हैं कि अंग्रेज चला गया, हमारे यहाँ पे हुक्मरान आ गए, हम अपनी मर्जी के खुद मुख्तार हो गए, लेकिन कहाँ पे आज़ाद हुए हैं? ज़हनी तौर पे आज भी हम लोग गुलाम हैं। अंग्रेजी जिसको आती है वो बाबू साहब है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो जी बंदा ही कोई नहीं है। माँ बाप जो है अपनी लोकल लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। हमारा बच्चा जी गालियां भी निकालता है तो अंग्रेजी में निकाले, कितना खूबसूरत लगता है। हमारा जो तलीमी निजाम है, जो तालीम है, अभी तक हमने वो अंग्रेजी कहाँ पे आजाद है? अंग्रेजी सीखना तो चाहिए क्योंकि जरूरत भी है, कोई बुरी बात नहीं, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, फारसी, बंगाली, पश्तो, फ्रेंच, स्पेनिश, हर चीज सीखनी चाहिए। लेकिन आप देखें ना, अंग्रेजी को जानने को अच्छा समझना और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको कमतर समझना, तो ये तो गुलामी है। हम कहां पे आजाद हुए हैं? आज देखें, मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जो तालीमी निजाम है, इवन के हमारा अदालती निजाम देख लें, हमारा मेडिकल एजुकेशन का निजाम देख लें, और भी निजाम देख लें, वो सारा कुछ तो इंग्लिश में है। तो हम कहां पे आजाद हुए हैं? क्यों नहीं हम इसको उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची में पढ़ते? क्योंकि गुलाम हैं। आज भी हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं, कोई शख्स रस्मों का गुलाम है। इंशाल्लाह आजाद होंगे जी, इससे भी ज़हनी गुलामी से। रिजवी साहब ये बताएं कि ये पुलिस वालों की इंक्वायरी जब पुलिस वाले करेंगे तो फिर क्या कोई खिलाफ कार्रवाई होगी? वो तो पेटी भाई को बचा देगा। देखिए ये सब, अगर कोई कांस्टेबल है तो उसकी इंक्वायरी इंस्पेक्टर करेगा, या कोई सब इंस्पेक्टर या कोई डीएसपी रैंक का। अगर कोई एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर, तो मैं उसके लिए जो है डीएसपी से कम अफसर इंक्वायरी नहीं करता। अगर उससे बड़ा सवाल ये है कि वो पेटी भाई को छोड़ मैं वही आपको बताने लगा ना, इस महकमे में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। वो इस तरह से हैं कि जैसे आपने कहा ना कि पुलिस वाले की अगर इंक्वायरी पुलिस वाला करेगा तो उसको क्या होगा। मैं यहाँ ये कहूँगा कि डॉक्टर करेगा तो क्या होगा। मैं आपसे यही इसी तरह पुलिस वाले की पुलिस वाला करेगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि पुलिस के महकमे पुलिस में ना एक डिपार्टमेंट है IAB, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच, उसका सरबराह जो है एडिशनल IG ग्रेड 21 का अफसर है। ये पूरा पंजाब के अंदर बना हुआ है। हर बड़े ज़िले के अंदर इसका जो सरबराह है IAB का, वो SSP रैंक का या SP रैंक का है। उसके नीचे पूरे जो हैं DSP हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर जो बने हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ शॉर्ट बता दें कि वाकई मेरिट में इंक्वायरी होती है, सजाएं मिलती हैं। एक एहलकार को, कांस्टेबल को तो मिल जाती होगी मियाँ साहब। 70% इंक्वायरियाँ जो है ना वो मेरिट पे होती हैं। अभी आपको ये SP वाला केस जो है बड़ी मुश्किल से ट्रेस हुआ। जी एक लंबी कहानी, बाद में बात करेंगे। 70% इंक्वायरियाँ जो है मेरिट पे हैं, बाकी 30% जो है उसमें अफसरान की भी जो है सिफारिश होती है। ये डंडी भी मार जाते हैं, को पैसे लेके इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, पीरज़ादा साहब आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मुझे तो अभी जो बातें हुई आज़ादी की, मुझे सबसे बड़ी उस पर हंसी आ रही है। जो मुतालिया पाकिस्तान आपने में पढ़ाया है वो मुतालिया पाकिस्तान था कि वो कसीदा गोई थी, और हम आज़ाद कहाँ से हुए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हंसी वाली ये बात है कि हम आज़ाद कहाँ से हुए हैं? हम ज़हनी गुलाम हैं, फिजिकली गुलाम हैं, हम जुबान के गुलाम हैं। आप अपने मीडिया पे जरा सच्ची बात करें ना आज तो। सच्ची बात आपके सामने हमेशा प्रोग्राम में हम करते हैं। नहीं, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। वो देखिए, CCD के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट थी वो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कस हुई और आप साथ थे। हम अपने आप को आजाद समझना चाहते हैं, वैसे हम गुलाम हैं। आजाद कह के हमें मजा आता है ना, ईगो को तस्कीन मिलती है, लेकिन बात पीरज़ादा साहब की ठीक है, हम गुलाम ही हैं। आजाद कह के ना तो तसल्ली सी हो जाती है कि हम आजाद हैं। राव साहब आप भी कहें, क्या कहना चाहते हैं? हम बिल्कुल आजाद हुए हैं अंग्रेजों से, लेकिन उनकी बाकियात से आजाद नहीं हुए। एक चीज। दूसरी चीज, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के आइन के अंदर जुबान कौन सी है? हमारी कौमी जुबान कौन सी है? उर्दू। क्या उर्दू किसी अफसरशाही में कहीं पे बता दें, किसी नोट पे, किसी बुक में, किसी जगह पे लिखी पढ़ी जाती है? ना अदालतों के फैसलों में लिखी जाती है, ना किसी अफसर के ऑर्डर में लिखी जाती है। यानी जिन्होंने आइन बनाया है वो खुद वायलेट कर रहे अपनी कौमी जुबान के ऊपर, यानी अमल ना करके।
तो ये सारी चीज़ें कानून बनाता जो है वो उस पर अमल नहीं करता। जब तक हम इस दोगलेपन से, इस मुनाफकत से बाज नहीं आएंगे, कौमें तरक्की नहीं करती और हम गुलामी में ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, बहुत शुक्रिया इसको डॉक्टर ऐड अली करूंगा अजमल मियां साहब। साहब, जी जो जी 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 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना जी, जी। कि कौमी ज़बान उर्दू होगी, वो भी अंग्रेजी में है। इससे वो बड़ा भी क्या अंग्रेजी में मजाक लिखी होना है? ठीक है, यानी कैसा इत्तेफाक है ये हमारे साथ। टाइम कम हो चुका, फिर हाँ इंशाल्लाह जी। रखेंगे। राव खालिद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अली अजमल साहब आपका बहुत शुक्रिया, सफदर शीन पीरज़ादा साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, शाद रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बात ये है कि अब तो हमने बड़ी लंबी गुफ्तगू की है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, इंशाल्लाह ठीक होंगी। बिल्कुल मायूसी गुनाह है, इंशाल्लाह जो है वो ज़हनी गुलाम इससे भी हम आज़ाद होंगे। नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह पीर के रोज़ से दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।